हेलो एवरीवन, वेलकम इन द फ्री लीगल सीरीज बाय जुडिशियल ड्रीम। जैसे कि हमने सीरीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लिया था एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्टार्ट किया था, जिसका हमने बेसिक इंट्रोडक्शन डील किया था। सेक्शन 1 to 4 एंड 5 to 8 ये सारे सेक्शंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5 to 8 सेक्शंस आपके कौन से स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में बात कर रहा था? दैट इज रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, दोनों इमूवेबल भी एंड मूवेबल भी। ठीक है, सो आई होप वो सभी सेशंस सबने देख लिए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ भी लेक्चर रिलेटेड या असाइनमेंट रिलेटेड डाउट्स हैं, देन यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, अब आज हम अपने नेक्स्ट रिलीफ के बारे में बात करेंगे। दैट इज व्हाट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन जिसके अंदर कोर्ट आपको क्या ऑर्डर दे सकता है कि नहीं, आपको तो ये कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास हम पार्ट सेकेंड ही डील कर रहे थे, जिसके अंदर हमने चैप्टर 1 जो था वो आपका रिकवरी ऑफ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्कस किया था। अब हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब जो हमारा सेक्शन नंबर 9 है वो कुछ डिफेंसेस के बारे में बताता है, एंड जो सेक्शन नंबर 10 to 13 है वो हमें बताएगा ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली एनफोर्स करवाए जा सकते हैं। एंड इसी के अगेंस्ट में हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ही बताता है कि ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करवाए जा सकेंगे, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। सो आज का हमारा जो एजेंडा रहने वाला है दैट इज सेक्शन 9 to सेक्शन 13। ठीक है, आई होप सबको आज का एजेंडा क्लियर होगा। अब सभी स्टूडेंट्स ये बात मेरी अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आपका सेक्शन नंबर एंड उस सेक्शन का प्रोविजन कि वो सेक्शन क्या बोल रहा है या क्या आपको बताना चाह रहा है, वो समझना और वो याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं चीज़ें बहुत ही डायग्रामेटिकल वे में बना के दे सकती हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो उसको अपनी लैंग्वेज में तो लिख पाएंगे, लेकिन वो आपके बेयर एक्ट के कीवर्ड्स को आप मिस कर जाएंगे। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप बेयर एक्ट का प्रोविजन आपको क्या बोल रहा है वो अंडरस्टैंड करें, उसके सारे सबसेक्शंस सब क्लॉजेस अंडरस्टैंड करें, उसके बाद उसे अपने लैंग्वेज में या चार्ट फॉर्म में फॉर द रिविजन पर्पज आप बना सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। सो आई होप इसको लेकर सभी स्टूडेंट्स क्लियर होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। इसीलिए हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर पूरा प्रोविजन बेस्ड यानी कि पूरा बेयर एक्ट बेस्ड स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सेक्शन नंबर 9 के साथ, जो हमें क्या बताएगा, कुछ डिफेंसेस के बारे में बताएगा जो एक कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल होती है। सो डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो ये क्या बोलता है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, यानी कि कहीं पर भी कुछ प्रोवाइडेड है उसके अलावा, वेयर एनी रिलीफ इज क्लेम्ड अंडर दिस चैप्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन अगेंस्ट whom the relief is claimed may plead by way of defense any ground which is available to him under any law relating to contract। यानी कि मैंने आपके अगेंस्ट में किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई रिलीफ क्लेम किया, तो आपके पास अगर ऐसा कोई डिफेंस है जो आप लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो डिफेंस है वो क्लेम कर सकते हैं, या कोई ग्राउंड ऐसा है जो आप अपने डिफेंस में क्लेम कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, मेरा काम था, मैं अपना रिलीफ आपके अगेंस्ट में क्लेम कर रही हूँ, तो उस सिचुएशन के अंदर अगर आपके पास किसी भी ऐसे लॉ जो कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है उसके अंदर अगर आपके पास ऐसा कोई भी ग्राउंड है जो आप अपने डिफेंस में लेकर आ सकते हैं, दैट इट इज टोटली वैलिड डिफेंस। ये बताता है आपका सेक्शन नंबर 9। ठीक है, तो हमारा जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो हमारा मेन हेडिंग है, इसमें सबसे पहला सेक्शन जो था दैट इज योर सेक्शन नंबर 9। अब हम बात करेंगे सब टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला हमारा जो सब हेडिंग है, यहाँ हम बोल सकते हैं सब टॉपिक है, दैट इज व्हाट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो क्या है जिनका स्पेसिफिकली एनफोर्समेंट पॉसिबल है, जो डील करेंगे सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है, तो 9 जो था बेसिकली वो आपका एक जनरल प्रोविजन था, जहां उन्होंने बताया कि जो सामने वाली पार्टी है जिसके अगेंस्ट में रिलीफ क्लेम किया जा रहा है वो खुद भी प्लीड कर सकता है कोई डिफेंस जो कि उसको अवेलेबल है इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब जैसे कि हमने जब फर्स्ट वाला अपना बेसिक सेशन डील किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि स्पेसिफिक रिलीफ के 2000 अमेंडमेंट एक्ट से काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे कुछ पहले एग्जिस्टिंग था उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, जो कि बहुत ही आप बोल सकते हैं नॉट सच मेजर अमेंडमेंट्स।
कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि टोटली न्यू इंसर्ट किए गए हैं, यानी कि ऐसे सेक्शंस पहले आपके एसआरए के अंदर अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, तो जब भी कोई भी एक्ट हो जाए, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जहां पर टोटली न्यू सेक्शंस इंसर्ट करे गए हैं तो वहां पर उनकी नंबरिंग में क्या रहेगा, ABC। ठीक है, इस तरीके से अल्फाबेटिक वे में उनको इंसर्ट किया जाता है ताकि जो आपके पूरे एक्ट की, पूरे उस सब्जेक्ट की जो स्ट्रक्चरिंग है, जो बेयर एक्ट के प्रोविजंस की स्ट्रक्चरिंग है, नंबरिंग है, वो खराब ना हो। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको ऐसा सेक्शन किसी भी एक्ट में दिखता है जहां पर ABCDE इस तरीके से अगर कोई अल्फाबेट्स है, दैन इट मीन्स कि ये किसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू न्यूली इंसर्टेड सेक्शंस हैं, यानी कि ये पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, इन्हें न्यूली इंसर्ट किया गया है। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ अमेंडमेंट हमने देखा था कि एसआरए के अंदर वो अमेंडमेंट्स है, यानी कि पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वो सेक्शन एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब 2018 के अमेंडमेंट से क्या किया गया है, उस सेक्शन को टोटली चेंज कर दिया गया है। तो जो हमारा सेक्शन नंबर 10 है, जिसको मैंने ब्लू हाईलाइट में आपको दिया है, सो सेक्शन 10 ऐसा नहीं है कि 2018 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, सेक्शन 10 एग्जिस्ट करता था, बट वो टोटली डिफरेंट था। तो अब उसको टोटली सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह एक नया सेक्शन नंबर 10 इंसर्ट किया गया है, और अब आपको सेक्शन नंबर 10 दैट इज न्यू सेक्शन नंबर 10 दैट इज योर अमेंडेड सेक्शन 10 को ही याद रखना है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास पुराने बेयर एक्ट्स हैं, please do refer 2018 amendment acts also, otherwise either you have two options, या तो आप पुराने वाले एक्ट के साथ में 2018 का अमेंडमेंट एक्ट भी साथ में लेके बैठे, उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस कर लें, या सेकंड ऑप्शन है कि आप टोटली न्यू बेयर एक्ट खरीद लें ताकि आपको सारे अमेंडमेंट्स के साथ में एक प्रॉपर आपका नोट्स वगैरह आप उस बेयर एक्ट में बनाते रहें। सो इट इज टोटली योर कॉल। ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 10 दैट इज योर अमेंडेड सेक्शन। ठीक है, जो क्या बोलता है कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके रिगार्डिंग आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल सकती है, और आपको कौन से अदर प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए ऐसे परफॉर्मेंस का कोड जो है ऑर्डर कर सकता है। सो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सो द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शेल बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट। ये आपको पता है कौन ऐसा एनफोर्समेंट का ऑर्डर देगा, कोर्ट देगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन। अब यहाँ पे आपके पास 3 सेक्शंस की बात की है, एंड ये तीनों ही सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 11, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16, यानी कि इन तीनों सेक्शंस के अंदर जो भी प्रोविजन दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर देगा। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 11। ठीक है, सेक्शन नंबर 11 क्या बोलता है, ट्रस्ट के केस के अंदर बात करता है। सेक्शन नंबर 11 आपका कौन से चीज से डील कर रहा है, दैट इज योर ट्रस्ट। सो केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद ट्रस्ट एनफोर्सेबल, यानी कि जहां पर आपकी किसके बारे में बात की जा रही है, ट्रस्ट के बारे में बात की जा रही है, दैट इज योर ट्रस्ट से रिलेटेड ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पर कब एनफोर्सेबिलिटी आएगी उसके लिए आपका सेक्शन नंबर 11 बात करेगा। सो फर्स्ट सबसेक्शन क्या बोलता है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शेल। ये कॉन्ट्रैक्ट शेल जो है, जो मैंने ग्रीन में डाला है, दैट मीन्स दिस इज अमेंडमेंट पार्ट। ठीक है, बी एनफोर्स्ड व्हेन द एक्ट अग्री टू बी डन इज इन द परफॉर्मेंस होली और पार्शली ऑफ अ ट्रस्ट, यानी कि ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट के रिलेशन के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जा सकता है, दिया जा सकता है जब क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक्ट है, वो किसके लिए किया गया है, ट्रस्ट के लिए किया गया है। ठीक है, अब जो हमारे पास सेकंड क्लॉज आ रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका आपका जो लिंक है वो कहाँ से जुड़ता है, सेक्शन 10 में, यानी कि दी तो जा सकती है, लेकिन सेक्शन सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर्स और इन ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, यानी कि जनरल रूल है कि ऐसे ट्रस्ट में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दिया जा सकता है, लेकिन कब नहीं दिया जा सकता, जब ट्रस्टी ने अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाकर कोई एक्ट किया है, या जो पावर्स उसे मिली हुई थी उनको ब्रीच करके उनका कोई ऐसा एक्ट किया है, तो उस केस के अंदर जो स्पेसिफिक एनफोर्समेंट है वो नहीं होगा। सो ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्टली सेक्शन 10 के सब सेक्शन जो सेक्शन 11 का सबसेक्शन जो 2 है, दैट ऑटोमेटिकली कनेक्ट विद सेक्शन 10, यानी कि जब भी कोर्ट ऐसे ट्रस्ट के रिलेटेड कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देगा, तब वो ये देखेगा कि कहीं ट्रस्टी ने अपनी पावर्स को एक्सीड तो नहीं किया, या ब्रीच ऑफ पावर्स तो नहीं किया। ठीक है, सो आई होप सेक्शन नंबर 11 सबको क्लियर होगा। ठीक है,
सेक्शन नंबर 14 एंड सेक्शन नंबर 16 हम आने वाले सेशंस पे डिस्कस करेंगे, तब हम उनको वापस से सेक्शन 10 के साथ में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 12। अब जो ये आपका सेक्शन नंबर 12 है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही टिपिकल सेक्शन रहता है। क्यों? क्योंकि क्या है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोविजंस है और स्टूडेंट्स टेंड टू कंफ्यूज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस सेक्शन को बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही स्लोली एंड छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ना है। सभी स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखेंगे, जब भी किसी भी एक्ट में, जरूरी नहीं है एसआरए हो, कोई भी एक्ट है, अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि बहुत लंबा है, बहुत सारे पैराग्राफ्स के अंदर है, तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना है एंड उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है, ठीक है। आप एक बार आपको ये सेक्शन समझ आया, उसके बाद सभी स्टूडेंट्स इसका एक डायग्रामेटिक चार्ट भी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा सेक्शन नंबर 12 क्या बोलता है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। जहाँ पर हमारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसका हो रहा है, पार्ट का हो रहा है, ठीक है। यानी कि फुल कॉन्ट्रैक्ट का नहीं हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट के किसी पार्ट का हो रहा है। तो except as otherwise herein provided in this section, the court shall not direct the specific performance of a part of a contract। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास जनरल रूल, जो क्या बोलता है कि जो बाद में प्रोविजन दिए गए हैं उन केसेस के अलावा कोर्ट कभी भी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर नहीं करेगा। कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट, यानी कि ये मैंडेटरी बोला गया है। एक्सेप्शंस कौन से हैं, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो जनरल रूल सभी ध्यान रखेंगे कि पार्ट परफॉर्मेंस के लिए, ऐसे पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा जब तक सेकंड, थर्ड या फोर्थ के अंदर आपका केस फॉल नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्लॉज क्या बोलता है, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से एकदम ध्यान से फोकस करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेकंड के अंदर क्या बात की गई है, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट is unable to perform the whole of his part of it, but the part which must be left unperformed be only a small proportion to the whole in value and admit of compensation in money, the court may at the suit of either party direct the specific performance of so much of the contract as can be performed and award compensation in money for the deficiency। यानी कि ये क्या बोल रहा है, जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर जो पार्टी है वो क्या कर रही है, वो कुछ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये जो छोटा सा पार्ट है जो मैंने ब्लैक कर रखा है, इस पार्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ठीक है। और जो आपका व्हाइट पार्ट है उसको परफॉर्म कर पा रही है, ठीक है। और ये जो अनपरफॉर्म पार्ट है, दैट इज योर ब्लैक वन, ठीक है। इस जो ये पार्ट है वो क्या है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एक स्मॉल पोर्शन है। क्या है, एक स्मॉल पोर्शन है। सब इस टर्म को ध्यान से देखेंगे, क्या है, स्मॉल पोर्शन है, ठीक है। यानी कि छोटा सा पार्ट है, दोनों में, वैल्यू के अंदर भी और प्रोपोर्शन के अंदर भी, ठीक है। दोनों के अंदर क्या है, कम है, ठीक है। यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट का जो अनपरफॉर्म पार्ट है वो क्या है, स्मॉल है इन प्रोपोर्शन एंड इन वैल्यू, ठीक है। और अगर सामने वाली पार्टी उस पोर्शन के लिए कंपनसेशन इन फॉर्म ऑफ मनी एक्सेप्ट कर सकती है, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि ठीक है, जो पार्ट परफॉर्म कर सकते हो वो तो परफॉर्म करो, और जो पार्ट आप परफॉर्म नहीं कर सकते उसके लिए आप इनको कंपनसेशन दोगे इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट में क्या बोला, पार्ट परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, लेकिन कब हो सकता है, जब जो पूरा पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और जो पार्टी है वो कुछ पोर्शन, यानी कि कुछ पोर्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और वो जो अनपरफॉर्म पोर्शन है वो उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के पोर्शन का एक स्मॉल पोर्शन है, वैल्यू में भी और प्रोपोर्शन के अंदर भी। और उस पोर्शन के लिए अगर सामने वाली पार्टी कंपनसेशन इन मनी एडमिट करती है, तो किसी भी पार्टी के सूट पर कोर्ट क्या बोलेगा कि जिस पार्ट को आप परफॉर्म कर सकते हो उसका तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो, और जिस पार्ट का आप परफॉर्म नहीं कर सकते उसके लिए कंपनसेशन इन फॉर्म ऑफ मनी आप सामने वाली पार्टी को पे करो। सो दिस इज योर सब सेक्शन नंबर 2। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सब सेक्शन 3 में, जो क्या बोलता है, वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनएबल टू फॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट, यानी कि यहाँ पर क्या है, पूरा ही पार्ट परफॉर्म नहीं कर पा रही है, एंड द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड ईदर, यानी कि जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है इसका जो पार्ट
जो पार्ट अनपरफॉर्म पार्ट है, या तो वो क्या है, कंसीडरेबल अमाउंट फॉर्म कर रहा है, यानी कि अब ये जो वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ये पार्ट तो क्या है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एक कंसीडरेबल पार्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, ईदर फॉर्म अ कंसीडरेबल पार्ट ऑफ मनी दो एडमिटिंग ऑफ कंपनसेशन इन मनी, यानी कि इस पार्ट का भी कंपनसेशन इन मनी पेमेंट हो सकता है। माना कि ये क्या था, कंसीडरेबल पार्ट था, लेकिन इन दैट केस ऑल्सो इसका जो कंपनसेशन इन मनी है वो पेबल है। या तो ए सिचुएशन ये आ सकती है, या सेकंड सिचुएशन क्या है, डज नॉट एडमिट ऑफ कंपनसेशन इन मनी, यानी कि सामने वाली पार्टी ऐसा कंपनसेशन एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो जनरल रूल तो क्या है, ऐसे केस के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिग्री नहीं दी जा सकती है, यानी कि जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट का जो अनपरफॉर्म पार्ट है, या तो वो कंसीडरेबल पार्ट है, माना कि कंपनसेशन दिया जा सकता है, लेकिन सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है, तो इस केस के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डिग्री के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। लेकिन कब है, बट अब ये वाली कौन सी बात कर रहा है, हमारे पास प्रोविजो की बात कर रहा है। बट द कोर्ट में एट द सूट ऑफ अदर पार्टी, यानी कि सामने वाली पार्टी अगर ऐसा सूट फाइल करती है तो डायरेक्ट कर सकता है डिफॉल्टिंग पार्टी को टू परफॉर्म स्पेसिफिकली सो मच ऑफ हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज ही कैन परफॉर्म इफ द अदर पार्टी, यानी कि अगर सामने वाली पार्टी बोलती है कि ठीक है हम पार्ट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने को रेडी हैं, तो कोर्ट क्या बोलेगा सामने वाली पार्टी को कि ठीक है, जो आप पार्ट परफॉर्म कर सकते हो कम से कम वो तो परफॉर्म करो। वो भी किस कंडीशन के अंदर, अगर सामने वाली पार्टी ने क्या करा, इफ इन अ केस फॉलिंग अंडर क्लॉज ए, यानी कि इस वाले, यानी कि जहां पर एडमिट कर सकते हैं कंपनसेशन इन मनी, pays or has paid the agreed consideration for whole of the contract reduced by the consideration for the part which must be left unperformed, यानी कि जो सामने वाली पार्टी है, यानी कि जो डिफॉल्टिंग पार्टी है, उसने क्या किया है, सारा कंसीडरेशन पे कर दिया है, और जो नहीं वो परफॉर्म कर पा रहा है उसका कंसीडरेशन अमाउंट डिडक्ट करके बाकी कंसीडरेशन पे कर दिया है। एंड इन अ केस फॉलिंग अंडर क्लॉज बी, यानी कि अगर ये वाला है, यानी कि एडमिट नहीं किया जा सकता है, pays or has paid the consideration for whole of the contract without any abatement, यानी कि बिना कुछ काटे हुए, चाहे उसने परफॉर्म किया नहीं किया, बिना किसी अबेटमेंट के वो क्या कर रहा है, पूरा अमाउंट पे कर रहा है। तो इन दोनों ही सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो कोर्ट है वो डिफॉल्टिंग पार्टी को बोल सकता है कि आप अपना जो पार्ट परफॉर्म कर सकते हो वो परफॉर्म करो, ठीक है। इन ईदर केस, यानी कि दोनों ही केसेस के अंदर, ए में भी बी में भी, relinquish all claims to the performance of the remaining part of the contract and all right to compensation either for the deficiency or for the loss or damage sustained by him through the default of the defendant। लेकिन अगर ऐसा होता है उस केस के अंदर सामने वाली पार्टी के बाद में इन फ्यूचर कोई भी क्लेम करने के या कोई भी कंपनसेशन क्या बोलते हैं, क्लेम करने का जो भी राइट होगा वो क्या हो जाएगा, रिलिंक्विश हो जाएगा। बाद में जाके वो नहीं बोल सकता कि मुझे इस टाइम लॉस हुआ था आपके अनपरफॉर्मेंस की वजह से तो मुझे पे करो, ऐसा वो नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो सेकंड वाले के अंदर स्मॉल प्रपोर्शन था, थर्ड वाले के अंदर जो पार्ट अनपरफॉर्म्ड है दैट इज अ कंसीडरेबल पार्ट, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स सेशन ओवर होने के बाद सेक्शन नंबर 12 को वापस रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सेक्शन नंबर सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, when a part of the contract which taken by itself can and ought to be specifically performed stands on a separate and independent footing। ये important word है आपका, that is what, separate and independent footing पर है, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट और ऑट टू बी स्पेसिफिकली परफॉर्म द कोर्ट में डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मर कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या है, इसको आप अलग अलग परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड है, और दोनों पार्ट कैसे हैं, अलग अलग फुटिंग पे है, दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। तो अगर आप एक को परफॉर्म नहीं भी कर सकते तो भी कोर्ट क्या बोल सकता है कि आप सेकंड वाले को परफॉर्म करो, ठीक है। तो आई होप सेकंड और फोर्थ वाला आपको काफी इजी लगा होगा। सेकंड वाले में स्मॉल प्रोपोर्शन था, थर्ड वाले में सेपरेट और इंडिपेंडेंट फुटिंग पे था, इसलिए कोर्ट ने बोला कि ठीक है आप जितना परफॉर्म कर सकते हो वो परफॉर्म करो, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ो। लेकिन थर्ड वाले में क्या था, कौन सा जो पार्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा वो क्या था, कंसीडरेबल पार्ट था, ठीक है। सो आई होप सभी स्टूडेंट्स को सेक्शन नंबर 12 क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है देन यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है।
अब चलते हैं हम अपने सेक्शन नंबर 13 की तरफ, जो क्या बात करता है राइट ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। इसको आप आगे जाके किसके साथ रीड करेंगे, दैट इज योर सेक्शन नंबर 28 के साथ, जहां हमने किसकी बात करी है, सेलर की बात करी है। ठीक है, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे। तो सेक्शन 38 में ऐसे परचेजर का राइट या ऐसे लेसी का राइट बता रहा है किस पर्सन के अगेंस्ट में, ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में जिसका या तो टाइटल ही नहीं है, यानी कि जो सेलर है या तो उसका टाइटल ही नहीं है या क्या है, इम्परफेक्ट टाइटल है। तो उस केस में परचेजर के पास क्या क्या राइट है, वेयर अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग नो टाइटल और ओनली एन इम्परफेक्ट टाइटल, द परचेजर और लेसी सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर हैज फॉलोइंग राइट्स। क्या क्या है, सिंपल, बहुत इजी से राइट्स है, आपको सिंपली कीवर्ड्स याद रखने हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं। सबसे पहला क्या होगा, अगर वेंडर या लेसर ने सब्सिक्वेंटली उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट एक्वायर किया है तो परचेजर और लेसी में कंपेल हिम टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट। यानी कि जब आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था तब आपके पास टाइटल नहीं था, पर बाद में अगर आपने उस प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट एक्वायर करा है तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट में उस इंटरेस्ट तक का परफॉर्मेंस देना होगा। ठीक है, यानी कि परचेजर ऐसा बाइंड कर सकता है। सेकेंड, where the concurrence of other person is necessary for validating the title। जैसे सपोज कोई दो ब्रदर्स ने मिलकर एक प्रॉपर्टी सोल्ड करी, तो एक जो ब्रदर का पोर्शन है उसके लिए उसको दूसरे ब्रदर की कॉन्करेंस की जरूरत है या वैलिडेट करने की जरूरत है। तो ऐसे केस के अंदर जो बायर है वो बोल सकता है सेलर जाओ और सेकंड वाली पार्टी से ऐसा कॉन्करेंस लेकर आओ। ठीक है, एंड दे आर बाउंड टू कॉन्कर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लेसर, द परचेजर और लेसी मे कंपेल हिम टू प्रोक्योर such concurrence, and when a conveyance by other person is necessary to validate the title and they are bound to convey at the request of the vendor or lessor, the purchaser or lessee may compel him to procure such conveyance। conveyance यानी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आप क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। सो अगर सामने वाली पार्टी को ऐसा कोई डिवाइड करना है अपना पोर्शन सेल करने के लिए, तो उसके लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो भी जो सेलर है उसको करनी पड़ेगी ऑन द इंस्टेंस ऑफ बायर। ठीक है, क्योंकि तभी तो वो बायर को एक ट्रू सेंस के अंदर अपना शेयर सेल कर पाएगा या उनको इंटरेस्ट दे पाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट वाले के अंदर क्या था, अगर आपने इंटरेस्ट एक्वायर किया है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेट करना होगा। सेकंड के अंदर अगर अपने टाइटल को वैलिडेट करने के लिए कोई कॉन्करेंस की जरूरत है और उस कॉन्करेंस के लिए कोई कन्वेंस की जरूरत है तो वो दोनों भी आपको लेनी होगी। ठीक है, थर्ड बोलता है वेयर द वेंडर प्रोफेस टू सेल एन एनकम्पर्ड प्रॉपर्टी but the property is mortgaged for an amount not exceeding the purchase money and the vendor has in fact only a right to redeem it, the purchaser may compel him to redeem the mortgage and to obtain valid discharge and wherever necessary also a conveyance from the mortgagee। यानी कि जहां आपने उस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज पे दे रखा है तो आप मॉर्टगेज को डिस्चार्ज करें एंड फिर ऐसी यानी कि विदाउट एनी एनकम्बरेंस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें, तो ऐसा भी परचेजर बोल सकता है। एंड finally the last right where the vendor or lessor sue for specific performance of the contract। यानी कि जहां ऐसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट में सूट फाइल किया गया है एंड द सूट इज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज वांट ऑफ टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। यानी कि जहां पर उसके टाइटल के इम्परफेक्ट होने की वजह से कोर्ट ने ऐसा सूट क्या कर दिया है, डिसमिस कर दिया गया है, तो वहां डिफेंडेंट के पास क्या राइट है, द डिफेंडेंट हैज द राइट टू अ रिटर्न ऑफ हिज डिपॉजिट। यानी कि उसने एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो भी एडवांस मनी वगैरह दिया था सामने वाली पार्टी को, यानी कि प्लेंटिफ को, प्लेंटिफ यहाँ पे कौन हुआ, आपका सेलर हुआ, क्योंकि सेलर ही तो गया है कोर्ट के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। तो उस केस में अगर ऐसे परचेजर ने कोई एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसा अमाउंट डिपॉजिट या एडवांस के फॉर्म में दिया था तो सामने वाले प्लेंटिफ को यानी कि सेलर को वो रिफंड करना होगा विद ऑल कॉस्ट एंड इंटरेस्ट, if any, with interest thereon to his cost of the suit and to a lien for such deposit, interest and cost on the interest, if any, of the vendor or lessor in the property which is subject matter of the contract। ठीक है, तो पहला मेक गुड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडेट करना है टाइटल को, कन्वेंस कॉन्करेंस दोनों। थर्ड में क्या है, अगर कोई मॉर्टगेज है तो उसको रीपे करिए, वैलिड डिस्चार्ज ऑब्टेन करिए एंड राइट टू रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, सेम जो प्रोविजंस हैं दैट विल आल्सो अप्लाई इन केस ऑफ सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दैट इज योर सेक्शन नंबर 13। सो आई होप आज के हो सकता है सेक्शंस आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगे हों, बट इंपॉर्टेंट है कि आप बेयर एक्ट की एक एक लाइन को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। सो डू रिवाइज द सेशन अगेन। इससे रिलेटेड हमारे पास जो बेसिक आज आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है दैट इज
Section 9 of the Act provides for grounds on which specific performance can be granted, grounds on which specific performance cannot be granted, defense which a person against whom the relief is claimed cannot plead, the defense which a person against whom the relief is claimed can plead. ठीक है, so direct section based question है. So do attempt the question and you can check the answer on our website, that is www.judicialdream.com. इसी के अलावा मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके मॉडल आंसर्स एंड एमसीक्यू एंड क्विजेस के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं. इसी के साथ आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. इन सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. थैंक यू सो मच.